कॉलेज से आते ही निमो ने अपना बैग जोर से पटका तो सरला समझ गई कि ज़रूर आज फिर कॉलेज में कुछ ऐसा वैसा घटित हुआ है। क्या हुआ? सरला ने पूछा। अवनी अवनी अवनी, पता नहीं है जिन मुझे कब छोड़ेगा। निम्मो गुस्से में बड़बड़ाई। लेकिन हुआ क्या है? सरला ने फिर पूछा। वही जो आज तक होता आया है, हमारी तुलना और क्या। मुझे मैम ने एनुअल फंक्शन में होने वाले रैंप शो का शो स्पॉटर बनने से आउट कर दिया। निम्मो ने बताया। अरे कल तक तो तुम ही शो स्पॉटर थी। पिछले 10 दिनों से तुम लगातार प्रैक्टिस कर रही हो। तुम्हारी तो कॉस्ट्यूम भी फाइनल हो चुकी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? सरला ने आश्चर्य से पूछा। आज जब फाइनल रिहर्सल हो रहा था तो अचानक अवनी ने रैंप पर आकर कहा कि मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे वॉक करना चाहिए। फिर उस रैंप पर वॉक करके दिखाया तो प्रिंसिपल मैम को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि इस फैशन शो में शो स्पॉटर के लिए अवनी को ही फाइनल कर दो और मुझे आउट कर दिया गया। निम्मो ने मुंह सिकोड़ते हुए कॉलेज का सारा घटनाक्रम कह सुनाया। यह तो दुनिया की बहुत पुरानी रीत है। लोग दो बहनों में तुलना करते ही हैं। कहते हुए सरला ने उसे सहज करने की कोशिश की। लेकिन क्यों? मैं ही और अवनी अवनी, हम दोनों अलग हैं। फिर लोग क्यों हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं? मैं खुद के जैसी ही रहना चाहती हूँ, किसी और के जैसी नहीं बनना चाहती। निम्मो आवेश में आ गई। निम्मो के अपने तर्क थे और वे अपनी जगह सही भी थे, मगर सरला जानती थी कि अपने आप को ही बदला जा सकता है, दुनिया को नहीं। वह रसोई में जाकर निम्मो के लिए खाना गरम करने लगी। खाना खाकर निम्मो सो गई। सरला भी वहीं लेटी धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरती रही। इसी के साथ ही कई पुरानी बातें भी जहन में घूमने लगी। अवनी सरला के भाई रवि की बेटी है और निम्मो से केवल 4 दिन ही बड़ी है। दोनों बहनों ने एक साथ एक ही स्कूल में पहला कदम रखा था। दोनों को एक ही स्कूल में एडमिशन दिलाया गया था ताकि दोनों को एक दूसरे का साथ मिल सके और उन्हें वहाँ अकेलापन न खले। साथ ही होमवर्क आदि में भी मदद मिल सके। मगर दो जनों में तुलना करना लोगों का स्वभाव होता है, तब तो और भी ज़्यादा जब उनका आपस में कोई नज़दीकी संबंध हो। सबसे पहले उनकी स्कूल टीचर ने दोनों बहनों की आपस में तुलना करनी शुरू कर दी। कभी उनके मार्क्स को लेकर तो कभी उनकी क्लास में परफॉर्मेंस को लेकर। कभी स्पोर्ट्स में उनके प्रदर्शन की तुलना होती तो कभी हेल्थ और हाइट को आपस में कंपेयर किया जाता। निम्मो अक्सर हर बात में अवनी से 19 ही रहती। सब उसे अवनी का उदाहरण देते और कमरतरी का एहसास कराते। सुनकर निम्मो बुझ जाती। सरला को पहली बार बेटी के दर्द का एहसास उस दिन हुआ जब वह केजी क्लास में पढ़ती थी। निम्मो ने एक ही दिन स्कूल में आते ही कहा, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। यह स्कूल अच्छा नहीं है। यहाँ सब अवनी को ही प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। सरला के पूछने पर निम्मो ने बताया, आज क्लास में टीचर ने ड्राइंग बनवाई थी। मेरी शीट देखकर मैडम ने कहा कि अवनी की शीट देखो, कितनी सफाई से ड्रॉ की है। इसे कहते हैं ड्राइंग। कुछ सीखो अपनी बहन से। और निम्मो फिर रोने लग गई। सरला के लिए यह बड़ी मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ भतीजी। धर्म संकट में फंसी सरला को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। रोती हुई निम्मो को सीने से लगाने के अलावा उसके पास कोई और उपाय था भी नहीं। अवनी जहाँ स्वभाव में तेज तर्रार और स्मार्ट थी, वहीं निम्मो शांत और सहनशील। अवनी उसकी सहनशीलता का पूरा फ़ायदा उठाती थी। वह अक्सर निम्मो पर हावी हो जाती। कई बार तो अपना होमवर्क भी निम्मो से ही करा लेती थी। धीरे धीरे अवनी के खुद से बेहतर होने का भाव निम्मो के भीतर जड़ें जमाने लगा। वह स्कूल में भी तो अवनी का विरोध नहीं कर पाती थी, मगर घर आकर रोने लगती थी। अवनी के सामने निम्मो का व्यक्तित्व दबने लगा।
अवनी निम्मो के लिए उस बरगद के पेड़ जैसी हो गई थी जिसके नीचे निम्मो पनप नहीं पा रही थी। सरला उसे बहुत समझाया करती थी कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन वे लोग बहुत बहादुर होते हैं जो उसे स्वीकार कर लेते हैं, और वे तो विरले ही होते हैं जो उस पर विजय पा लेते हैं। वे भी कुछ कम नहीं होते जो अपनी कमियों के साथ जीना सीख लेते हैं। मगर निम्मो का बालपन शायद अभी इन बातों को समझने के लिए परिपक्व नहीं था। एक दिन निम्मो स्कूल से आई और आते ही घर में बने मंदिर में हाथ जोड़ने लगी। सरला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आज हमारी निम्मो क्या मांग रही है कुदरत से? निम्मो ने मासूमियत से कहा, माँ, मैं कुदरत से प्रे कर रही हूँ कि वह अगले जन्म में मुझे अवनी जैसी सुंदर और स्मार्ट बना दे। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर सरला हैरान रह गई। उसने निम्मो से कहा, बिट्टो, अगला पिछला कोई जन्म नहीं होता, जो कुछ है सब यही है। कुदरत ने हर इंसान को अपने आप में बहुत ही खास बनाया है और एक दूसरे से अलग भी। इसलिए तुम दोनों बहनें भी एक दूसरे से अलग हैं। तुम दोनों की अपनी अपनी खासियत है। हाँ, तुम अच्छे काम करोगी तो बहुत अच्छे इंसान ज़रूर बन जाओगी। मगर निम्मो को माँ की बातें ज़्यादा समझ में नहीं आई। उसके दिमाग में तो हर वक्त अपने आप को अवनी से बेहतर साबित करने की तरकीबें ही चलती रहती। सेकेंडरी स्कूल के रिजल्ट वाले दिन प्रिंसिपल मैम ने असेंबली में उन सब बच्चों के लिए तालियां बजवाई जिन्हें 80% से ज़्यादा नंबर मिले थे। निम्मो और अवनी को भी स्टेज पर बुलाया गया। मार्कशीट देखकर टीचर ने कहा, यहाँ भी हमेशा की तरह अवनी ने ही बाजी मारी है। उसे निम्मो से 4 नंबर अधिक मिले हैं। बस फिर क्या था, निम्मो ने घर आकर रो रो कर बुरा हाल मचा दिया। खुद को कमरे में बंद कर लिया और स्कूल छोड़ने की जिद पर अड़ गई। यह देखकर सरला ने सेकेंडरी स्कूल के बाद निम्मो का स्कूल चेंज करवा दिया। भाई ने कारण पूछा तो सरला ने सब्जेक्ट चेंज करने का बहाना बनाकर उसे टाल दिया, क्योंकि अवनी पहले ही 8 सब्जेक्ट चुन चुकी थी। इसलिए निम्मो ने इंटरेस्ट न होते हुए भी कॉमर्स सब्जेक्ट चुना और इस बहाने से अपना स्कूल बदल दिया। अवनी से दूर होते ही निम्मो का मानसिक तनाव छूमंतर हो गया और साल भर में ही उसका व्यक्तित्व निखर आया। बेटी का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास देखकर सरला उसके स्कूल बदलने के अपने निर्णय पर खुश हुई। 2 साल में ही निम्मो ने अपना कद निकाल लिया। हालांकि निम्मो की शारीरिक बनावट अवनी जैसी सांचे में ढली हुई नहीं थी, मगर उसकी सादगी में भी एक कशिश थी। जहां अवनी को देखकर कामुकता का एहसास होता था, वहीं निम्मो की सुंदरता में शालीनता और गरिमा थी। मेरी आंखों के कोर भीग गए थे। ऐसा लगा मेरा अहम किसी कोने से जरा सा संतुष्ट हो गया है। सोचती थी पति की जिंदगी में मेरी ज़रूरत ही नहीं रही। मगर माँ बेटे का यह सुख सिर्फ 2 साल से ज़्यादा कायम नहीं रह सका। स्कूल ख़त्म होते ही अवनी ने भी निम्मो के ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जाने लगी। फिर से वही दोनों बहनों में तुलना, मगर अब सरला के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि कस्बे में एक ही कॉलेज था और इसी कॉलेज में पढ़ना दोनों की मजबूरी थी। अब तुम बच्ची नहीं हो निम्मो। अपनी लड़ाई अपनी होशियारों से लड़ना सीखो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे पैना हथियार है। सरला बेटी को आने वाले कल के लिए तैयार करने में जुटी थी। यह उनके कॉलेज का पहला ही साल था, यानी दोनों में ही अभी स्कूल का लड़कपन बाकी था। जब एनुअल फंक्शन के रैंप शो में निम्मो की जगह अवनी को शो स्पॉटर बना दिया गया तो निम्मो का स्वाभिमानी मन बहुत आहत हुआ और उसने शो में मॉडलिंग करने से ही मना कर दिया। तुम चाहो तो अपना यह आउटफिट लेकर जा सकती हो। यूँ
नो अवनी, किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ें नहीं लेती। मैंने अपने लिए दूसरा आउटफिट मंगवा लिया है। प्रैक्टिस रूम छोड़कर बाहर आती निम्मो ने अवनी का ताना सुना, लेकिन कुछ बोली नहीं। चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। अवनी जब अदा से अपने जलवे बिखेरती रैंप पर आई तो ऑडिटोरियम में बैठी सभी लड़कियां तालियां बजाने लगी और लड़के सीटियां। निम्मो फंक्शन बीच में ही छोड़कर ऑडिटोरियम से बाहर आ गई। ऑडिटोरियम से बाहर निकलती निम्मो के कदमों की दृढ़ता और चाल का आत्मविश्वास बता रहा था कि उसके मन के भीतर चल रहे संघर्ष को विराम लग गया है। विचारों की उफनती नदी में डगमगाती नाव निर्णय के तट पर आ लगी है। या तो निम्मो ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि तुलना करना मानव स्वभाव मात्र है, इसे दिल पर लेना समझदारी नहीं है, या फिर यह हवाओं में तेज बरसात से पहले वाली चुप्पी है। अवनी ने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी थी। उसे अपनी मॉडल सी कद काठी पर बहुत घमंड था। उसी के अनुरूप वह कपड़े भी पहना करती थी, जो उस पर बहुत फबते भी थे। और अधिक आधुनिक बनने के चक्कर में उसने सिगरेट भी पीना सीख लिया था। कभी कभी दोस्तों के साथ एकाध पैग भी लगाने लगी थी। जहाँ पूरा कॉलेज अवनी का दीवाना था, वहीं अवनी का दिल विकास में आकर अटक गया। इन दिनों सरला निम्मो में अलग तरह का चुलबुलापन देख रही थी। हर समय बिना मेकअप के रहने वाली निम्मो आजकल न्यूड मेकअप करने लगी। सुबह जल्दी उठकर कुछ देर योग व्यायाम भी करने लगी, जिसका असर उसके चेहरे की बढ़ती चमक पर साफ साफ दिखाई देने लगा था। सरला बेटी में आए इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर खुश थी। इस बहाने फालतू की बातों से दूर रहोगी, सोचकर सरला मुस्कुरा देती। उधर अवनी का विकास के प्रति झुकाव बढ़ने लगा। पूरा कॉलेज उन दोनों के बीच होने वाली नोक झोंक के प्यार में बदलने की प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र ही उनका यह इंतज़ार खत्म हुआ। इन दिनों अवनी और विकास साथ साथ देखे जाने लगे थे। साल बीतने को आया। एक बार फिर से एनुअल फंक्शन की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। यह वर्ष कॉलेज की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष था, इसलिए नवाचार के तहत कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज में 50 साल पहले मंचित नाटक शकुंतला दुष्यंत के पुनर्मंचन का निर्णय लिया। ऑडियंस के बाद विकास को जब दुष्यंत का पात्र अभिनीत करने का प्रस्ताव मिला तो सबने स्वाभाविक रूप से अवनी के शकुंतला बनने का प्रयास लगाया। लेकिन तब सबको आश्चर्य हुआ जब कमेटी द्वारा अवनी को दरकिनार कर इस रोल के लिए निम्मो का चयन किया। कमर तक घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी बोलती आंखें और मायूस सौंदर्य, शायद यही पैमाना रहा होगा इस रोल के लिए निम्मो के चयन का। कॉलेज के बाद देर तक नाटक का रिहर्सल करना और उसके बाद देर होने पर विकास का निम्मो को घर तक छोड़ना रोज का नियम था। वैसे भी अवनी इस सदियों पुराने नाटक में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कॉलेज में रुककर विकास का इंतज़ार करना उसे बोरियत भरा महसूस होता था। हवा का झोंका भी कभी एक जगह ठहरा है भला जो अवनी ठहरती। कई साथियों ने निम्मो और विकास को लेकर उसे छेड़ा भी, मगर आत्मविश्वास से भरी अवनी को अपने रूप सौंदर्य पर पूरा भरोसा था। क्या मजाल जो एक बार इस भूल भलैया में भटका मुसाफिर बिना उसकी इजाज़त बाहर निकल सके। रिहर्सल लगभग फाइनल हो चुका था। विकास की अगुवाई में कॉलेज कैंटीन में बैठा छात्रों का दल चाय की चुस्कियां के साथ गर्मा गर्म समोसों का भी आनंद ले रहा था। निम्मो और अवनी भी अन्य लड़कियों के साथ इस गैंग में शामिल थी। यार विकास, इतने दिनों से तू दुष्यंत बना घूम रहा है, अब तो शकुंतला को अंगूठी पहना ही दे। एक दोस्त ने उसे कुहनी मारी। विकास की नज़र लड़कियों के दल की तरफ घूम गई।
सबने अवनी की इतराहट देखी। निम्मो बड़े आराम से समोसा खा रही थी। हा हा, यह तो होना ही चाहिए। कैसा रहेगा यदि फंक्शन वाले दिन नाटक मंचन के बाद वही अंगूठी असल वाली शकुंतला की उंगली में भी पहनाई जाए। दूसरे दोस्त ने प्रस्ताव रखा तो शेष गैंग ने भेजे थपथपाकर उसका अनुमोदन किया। शर्माई अवनी अपनी उंगली सहलाने लगी। बेशक वह एक बोल्ड लड़की थी, लेकिन इस तरह के प्रकरण आने पर लड़कियों का संकुचित होना स्वाभाविक सी बात है। तुम सब कहते हो तो चलो, मुझे भी यह चुनौती मंजूर है। तो तय रहा। फंक्शन वाले दिन नाटक के बाद डन। विकास ने दोस्ती की चुनौती पर अपनी सहमति की मुहर लगाई और इसके साथ ही मीटिंग खत्म हो गई। एनुअल फंक्शन की शाम। निम्मो का निर्दोष सौंदर्य देखते ही बनता था। श्वेत परिधान संग धवल पुष्प राशि के श्रृंगार में निम्मो असल शकुंतला का पर्याय लग रही थी। विकास और निम्मो के परिणय दृश्य तो इतने स्वाभाविक लग रहे थे मानो स्वयं दुष्यंत शकुंतला इन अंतरंग पलों को साक्षात भोग रहे हों। ऑडिटोरियम में बार बार बजती सीटियां और मंचन के समापन पर देर तक गूंजता तालियों का शोर नाटक की सफलता का उद्घोष कर रहा था। पर्दा गिरने के बाद विकास जब निम्मो का हाथ थामे मंच पर सबका अभिवादन करने आया तो बहुत से उत्साही मित्र उत्साह के अतिरेक में नाचने लगे। देर रात फंक्शन के बाद मित्र मंडली एक बार फिर से जुटी थी। सब लोग विकास और निम्मो को घेरे खड़े थे। दोनों विनीत भाव से सबकी बधाइयाँ बटोर रहे थे। अरे शकुंतला, वह अंगूठी कहाँ है जो दुष्यंत ने तुम्हें निशानी के रूप में दी थी? अवनी के कहते ही मित्रों को विकास को दी गई चुनौती याद आई। अरे हाँ, वह अंगूठी तो तुम आज अपनी असली शकुंतला को पहनाने वाले थे ना। चलो भाई, जल्दी करो, देर हो रही है, मित्र ने कहा। अवनी अपनी योजना की सफलता पर मुस्कुराई। इसी प्रसंग को जीवित करने के लिए तो उसने अंगूठी प्रकरण छेड़ा था। विकास भी मुस्कुराने लगा। उसने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसमें एक सोने की अंगूठी चमचमा रही थी। तुमने उंगली की नाप तो ले ली थी ना, कहीं छोटी बड़ी हुई तो? मित्र ने चहल की। अवनी की निगाहें अंगूठी पर ठिठक गई। विकास अंगूठी लेकर लड़कियों की तरफ बढ़ा। सबकी निगाहें विकास के चेहरे पर जमी थी। अवनी शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। विकास ने निम्मो का बायां हाथ पकड़ा और उसकी अनामिका में सोने की अंगूठी पहना दी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान खड़ा रह गया, क्योंकि किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। अपमान से अवनी की आंखें छलक आई। निम्मो कभी अपनी उंगली तो कभी विकास के चेहरे की तरफ देख रही थी। पूरे माहौल को सांप सूंघ गया था। निम्मो धीरे धीरे चलती हुई आई और अवनी के सामने खड़ी हो गई। अवनी निरंतर जमीन को देख रही थी। सबने देखा कि अपमान की कुछ बूंदें उसकी आंखों से गिरकर घास पर जमी ओस का हिस्सा बन गई थी। निम्मो ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और अवनी की हथेली पर रख दी। बोली, तुम चाहो तो ये अंगूठी रख सकती हो। यूं नो। निम्मो को भी किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ें पसंद नहीं हैं। कहती हुई आत्मविश्वास से भरी निम्मो सबको हैरान परेशान छोड़कर कॉलेज के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना